हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने आरटीएस न्यूज चैनल में, जहां हम आपको बताने वाले हैं आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों, आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार को फटाफट से लेकर आपके सामने जुड़ चुके हैं। चलिए आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार को विस्तार से बताते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि देश की अदालतों में लंबित मामले की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही। कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने एक बार फिर चिंता जाहिर की है। केंद्रीय कानून मंत्री ने अदालत में लंबित मामलों को सुलझाने के लिए केंद्र की ओर से पूरा सहयोग दिए जाने की बात कही है। रिजिजू ने बताया कि देश भर की विभिन्न अदालत में 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। उन्होंने कहा, अदालत में लंबित पेंडिंग केस को सुलझाने के लिए मोदी सरकार न्यायपालिका को पूरा सहयोग दे रही है। उन्होंने ये बातें हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परिसर में भारतीय अधिवक्ता परिषद के 16वें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही है। केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा, सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान भी अदालतों को अच्छी तरह से सुसज्जित करने के लिए कदम उठाए ताकि इस अवधि के दौरान अदालतें काम कर सके। नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं। मैं भारत के खिलाफ नहीं हूं, पुराने विवाद भुलाकर आगे बढ़ेंगे। नेपाल के हालिया चुनाव पर उन्होंने कहा कि नेपाल की राजनीतिक पार्टियों में संघर्ष भी है और एकता का चरित्र भी है। पीएम प्रचंड ने कहा कि जो जनादेश रहा है उसके हिसाब से ही देश में सरकार बनी है। जनता चाहती थी कि सब मिलकर काम करे, इसलिए मिलकर सरकार बनाई है। हमारी सरकार कार्यकाल पूरा करेगी, संविधान के हिसाब से काम होगा। पुष्प कमल दहल प्रचंड ने कहा कि पीएम चुने जाने पर मुझे सबसे पहले भारत के राजदूत ने बधाई दी है। उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके शुभकामनाएं दी है और भारत व नेपाल के संबंधों को और मजबूत करने की बात कही। पीएम मोदी सबसे पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने मुझे बधाई दी है। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर मंगलवार महाराष्ट्र विधानसभा में पास हुए प्रस्ताव पर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। महाराष्ट्र के पक्ष में जो भी होगा हम उसका समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि लेकिन हमारे कुछ सवाल है। 2 साल से अधिक समय से सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग महाराष्ट्र में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। हम उनके बारे में क्या कर रहे हैं? उन्होंने आगे कहा कि आज सरकार ने जवाब दिया है कि विवादित क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित नहीं किया जा सकता, जैसा कि 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। हालांकि स्थिति अब वैसी नहीं है। कर्नाटक सरकार इसका पालन नहीं कर रही है। वे वहां विधान शास्त्र कर रहे हैं जिनका नाम बेलगावी रखा गया है। इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट से विवादित क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के लिए कहना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने मंगलवार को तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। एसएससी पेपर लीक मामले को लेकर तेजस्वी पर निशाना साधते हुए तेजस्वी के एक कथन को लेकर कहा कि उनका कहना गलत है। गलत काम करने वाला नालंदा, गोपालगंज, बांका या कहीं का भी नहीं है। इस मामले में सभी जांच एजेंसियों को लगाकर पता करना चाहिए। इन दिनों जितने लोगों ने नौकरी पाई है उन पर भी क्लोज वॉच होनी चाहिए। नीतीश कुमार की फोटो लगाकर अधिकारियों पर प्रभाव डाला जाता है। वह शराबबंदी पर बिफरते हैं लेकिन उनको असली चैलेंज युवा नहीं दिखते हैं। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार आगामी 29 दिसंबर को अपने 3 साल पूरे कर लेगी। इस मौके पर सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत 40 लाख से भी ज्यादा लोगों के बैंक खाते में 1200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के जरिए ट्रांसफर करेगी। झारखंड सरकार के मंत्रालय में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद यह राशि ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। राज्य सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर बताया गया है कि राज्य के लगभग 10 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में सूखा राहत की राशि डाली जाएगी। सरकार ने पूर्व में ही सूखा प्रभावित प्रत्येक किसान को 3500 रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की है। इसके तहत 25 दिसंबर तक किसानों से आवेदन मांगे गए थे।
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा नए साल में 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, जिसे लेकर कांग्रेस ने प्रदेश में तमाम तैयारियां तेज कर दी है। इस सिलसिले में पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद मेरठ पहुंचे थे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मीडिया से बात करते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा कि अगर देश को बचाना है तो अब हम सबको एक साथ आना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नागपुर से देश नहीं चलेगा, ये देश प्यार मोहब्बत से चलेगा। सलमान खुर्शीद ने मेरठ के इतिहास को याद करते हुए कहा कि यहाँ के वीरों ने देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। भारत जोड़ो यात्रा में मेरठ के लोग दिल्ली पहुंचेंगे और यात्रा को कामयाब बनाएंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से होते हुए यूपी में प्रवेश करेगी। इसके बाद बागपत और शामली जिले से होते हुए हरियाणा पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि यूपी में भारत जोड़ो यात्रा 3 दिन रहेगी और 4 जनपदों से होकर गुजरेगी। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 का BF7 सब वेरिएंट फैल तो रहा है, लेकिन गंभीर असर कम देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने जोर दिया कि वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 से निपटने की तैयारी का पूर्वाभ्यास राज्य के प्रत्येक जिले और तालुका में हो रहा है, ताकि संक्रमण से अचानक मरीजों की संख्या बढ़ने पर उनके इलाज की तैयारियों को परखा जा सके। सुधाकर ने संवाददाताओं से कहा कि BF7 ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, लेकिन इसके और अन्य वेरिएंट में अंतर है। यह है कि तेजी से फैलता है, लेकिन संक्रमण का दुष्प्रभाव अधिक नहीं होता है। उन्होंने कहा कि हालांकि अन्य देशों से आ रही जानकारी से संकेत मिला है कि बुजुर्गों और अन्य रोगों से ग्रस्त लोगों में संक्रमण के दुष्प्रभाव थोड़ा अधिक है। पल पल के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे RTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।